देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमने चलाने की बात करी, बात है आवेशित कण का पथ, कि अगर कण को हम चला दें, ठीक है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो कैसे चलेगा। हमको क्या करना है, सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि जो कण है वो किस तरह से चलेगा, यानी इसका जो मोशन होगा वो टाइप क्या होगा उस मोशन का। आवेशित कण का पथ यानी किस रास्ते पर वो चलेगा। अब देखिए इसको दो तीन तरह से देखा जा सकता है कि अगर मान लीजिए हम चलाना शुरू करें, तो जब भी हम इसको चलाएंगे तो ये चलेगा, यानी यहाँ पर मान लो आपका एक कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी तरह का लगा हुआ है। अब हम अगर इसको चला दें, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भेजा और इसको चलाना शुरू कर दिया, तो यहाँ तो ये सीधे जाएगा। यहाँ पर कौन लग रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है तो आपको नियम शायद याद हो, फ्लेमिंग के हैं या कोई है उस तरह के नियम आप याद रखिए। तो ये आपका नियम है, इस नियम के अनुसार फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है ये बल की दिशा बताएगा। यानी ये कह रहा है कि अगर हम चला दें, देखिए ऐसे ही रख लीजिए सिंपल सा, कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र मान लिया आपने, चुंबकीय क्षेत्र किधर, आपकी तरफ, ठीक है, या अंदर की तरफ, कुछ भी मान सकते हो आप, चाहे इधर को मान लो चाहे इधर को मान लो। चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ, ठीक है, और ये आपका वेग है, समझ रहे हैं, वेग है आपका, वेग मान लीजिए इधर मान लीजिए इधर मान लीजिए। अब देखो अपने आप देखो, अगर आपकी तरफ है तो वेग इधर की तरफ, अगर ये इधर जाएगा तो वेग अपने आप उधर चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो या तो आप ऐसी कंडीशन मान लीजिए या आप दूसरी कंडीशन मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपने ये देखा एक आपकी तरफ, एक ये लंबवत, तो जो बल आएगा वो या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। अगर इस डायरेक्शन में है तो ऊपर, उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो बल किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी बल लंबवत ही लगेगा, चाहे ऊपर लगे और चाहे नीचे लगे। अब देखो ये जा रहा था किधर, ध्यान से देखना, जा रहा था सीधे, सीधे जा रहा था। अब जैसे ही यहाँ पहुँचा बल किधर लगने लगा, या तो ऊपर या तो नीचे। तो अगर ऊपर की तरफ लगा तो ये ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ जाएगा, और अगर नीचे की तरफ लगा तब भी ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ने लगेगा। तो ये जब मुड़ेगा तो ये देखा जाता है कि ये किस पथ पर जाएगा। तो ये देखा गया कि मुड़ने के बाद वो क्या करेगा, वृत्ताकार गति करने लगेगा। भाई जब इसमें घुसेगा, घुसने के बाद नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा था और लग नीचे रहा, तो क्या करेगा, ऐसे तो चल रहा था, आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है और नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, इस तरह से एक वृत्ताकार पथ पर वो क्या करेगा, गति करने लगेगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि अगर मान लीजिए हम इसको लंबवत घुमाएं, कि लंबवत आपका जा रहा है, या किसी कोण पर आपको घुमा दें हम कि इस भैया इस कोण पर जा रहे हैं, थीटा कोण पर घुमा दें, तो क्या होगा। तो अब क्या होगा, चलते चलते घूमता भी जाएगा और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। तो जब घूमेगा भी और ऊपर भी जाएगा, तो देखिए घूम भी रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो क्या करेगा, कुंडली की तरह गति करेगा। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कुंडलिनी गति बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कुंडली की तरह गति करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कुंडली की तरह की गति बोलते हैं। अगर सीधे सीधे लंबवत जा रहा है और तब जाके फोर्स आपका लग रहा है, तो वो क्या करेगा, सिंपल सा एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। अब अगर वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, मान लीजिए गया और कैसे गति करने लगा, वृत्ताकार पथ पर गति करने लगा, तो बल इस पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर QVB sin थीटा, यही फार्मूला होता है। लंबवत गति कर रहा है मतलब थीटा बराबर 90। अरे लंबवत गति कर रहा है तो लंबवत के लिए थीटा बराबर कितना हो गया, 90 अंश हो गया। तो अगर थीटा बराबर 90 अंश आपका हुआ, तो यहाँ पर F बराबर कितना हो गया, QVB sin 90, sin 90 का मान 1, मतलब F बराबर QV, लगने वाला बल कितना हुआ, F बराबर QVB, यानी QVB बल उस पर लगने लगेगा। अब देखिए एक चीज़ शायद आप जानते होंगे, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, तो आपको ये पता होगा कि वृत्त पर घूमने के लिए जितने भी बल उस पर लग रहे हों, 1 लग रहा हो, 2 लग रहे हो, 4 लग रहे हो, किसी नाम से कोई बल लग रहे हो, सभी बलों का योगफल किसके बराबर होना चाहिए,
देखिए ये नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, अगर वृत्त पर कोई चीज़ घूम रही है, जैसे हम क्या करें, किसी चीज़ पर बल लगाएं, किसी को धक्का दें और वो कहाँ घूमे, वृत्त पर घूमे, तो जब भी वृत्त पर कोई चीज़ घूमेगी तो ये ध्यान रहे, आपको ध्यान रखिएगा, इसको फिक्स याद कर लीजिए। वृत्त पर घूमने के लिए बल का मान अभिकेंद्र बल यानी mv²/r के बराबर होना चाहिए। अगर किसी भी कण पर लगने वाला कुल बल, ध्यान दे लीजिए फिर से, अगर किसी भी कण पर, किसी भी वस्तु पर लगने वाला कुल बल, हम पर जितने भी बल लग रहे हों, 1 लोग धक्का दे रहे हैं, 2 लोग दे रहे हैं, 4 लोग दे रहे हैं, 8 लोग दे रहे हैं, जितने भी लोग धक्का दे रहे होंगे, अगर सभी बलों का योग या हम पर जितने भी बल लग रहे हैं उस बल का मान अगर mv²/r के बराबर होगा तो हम कैसे घूमेंगे, वृत्त पर घूमेंगे, यानी वृत्ताकार पथ पर घूमने लगेंगे हम। तो ये एक हमेशा फिक्स याद रखिएगा कि कभी भी अगर वृत्त की बात आए, सर्कुलर मोशन पथ की बात आए, तो ये ध्यान रखिएगा कि उस पर लगने वाले बल का मान सदैव mv²/r के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे कुल बल जितना भी आए, कुल बल बराबर किसके होना चाहिए, अभिकेंद्र बल के, यही तो, अभिकेंद्र बल के। कुल बल कितना निकाला आपने, QVB, भाई जिस पर बल लग रहा है मोशन के कारण या गति कराने के कारण वो क्या लग रहा है, QVB लग रहा है, तो यानी लगने वाला बल कितना है, QVB, और अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। ये देखिए फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, अगर कोई चीज़ वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए ये अनिवार्यता है कि उस वस्तु पर या उस कण पर लगे हुए बलों का मान अभिकेंद्र बल के बराबर होना चाहिए। 1 बल लग रहा है तो उसी को बराबर कर दो, 2 बल लग रहे हैं तो दोनों का योगफल होगा, 4 बल लग रहे हैं तो चारों को जोड़िए, कुल मान किसके बराबर होना चाहिए, mv²/r के बराबर होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, आप वृत्त वाली चीज़ें गलत नहीं करोगे, वृत्ताकार पथ वाली, यानी जब भी आए तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो QVB बराबर क्या हो गया, mv²/r। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, v से v काट दें, कट जाएगा, तो r बराबर क्या आएगा, mv/qb, मतलब वो एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा जिसकी त्रिज्या mv/qb के बराबर होगी। बात हमारी समझ में कि वो क्या करेगा, वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी आपकी, mv/qb के बराबर होगी। अब एक चक्कर लगाने में लगा समय ज्ञात कर लें, उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। अगर इसका हमको आवर्तकाल चाहिए कि कितने समय में ये गति करेगा, तो आवर्तकाल समय होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे वेग, ये तो होगा भाई, दूरी बटे वेग हो जाएगा। तो अब क्या करें, हम दूरी निकाल लें, t बराबर दूरी कितनी, 1 चक्कर लगाएगा वृत्त के फॉर्म में, तो कितना 2πr अपान वेग कितना मान लिया हमने, v मान लिया। अब मान रख दो, तो 2π, t बराबर 2πr का मान रख दो, mv/qb हो जाएगा, अपान v से v कैंसिल, तो t बराबर 2πm/qb, यानी आवर्तकाल कितना आ जाएगा, 1 चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 2πm/qb के बराबर लग जाएगा। समझ गए, इतना आपका समय लग जाएगा। आवृत्ति निकालनी हो, आवृत्ति का मतलब है 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो बस अगर आवृत्ति की बात करते हैं तो फार्मूला होता है आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर कितना, 1/आवर्तकाल। तो इसका मतलब आवृत्ति n या f बराबर, चाहे n से रिप्रेजेंट करो चाहे f से रिप्रेजेंट करो, n या f बराबर 1/आवर्तकाल, मतलब इसका उल्टा कर दो, qb/2πm, ये इसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। बात हमारी समझ पाए। क्वेश्चन कई बार पूछता है, बहुत बार बहुविकल्पी में पूछा गया है कि अगर हम किसी आवेशित कण को, ठीक है, कोई आवेशित कण लिया, अगर हम किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में भेजें या चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं तो उसकी गति कैसी होगी, तो कैसी होगी, वृत्ताकार। अगर हम किसी कण को चुंबकीय क्षेत्र में भेजेंगे तो उसकी गति कैसी होगी, वृत्ताकार। कब, जब वो लंबवत प्रवेश करेगा,
समझ रहे हैं हमारी बात? जब वो कैसा जाएगा, लंबवत जाएगा, तो उसकी गति कैसी होगी, वृत्ताकार। अगर वो किसी कोण थीटा पर प्रवेश करता है, समझ रहे हैं, अगर वो किसी कोण थीटा पर प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसी होगी, कुंडली के आकार की, यानी कुंडलिनी के आकार की होगी। वो क्या करेगा, घूमने की भी कोशिश करेगा वृत्त पर, लेकिन आगे भी बढ़ेगा। तो जब घूमते हुए आगे बढ़ेगा तो यही तो जाएगा, घूम भी रहा है और आगे भी बेचारा बढ़ रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो जब घूमते घूमते आगे बढ़ेगा तो कैसी होगी, कुंडलिनी के आकार की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि कोई कण है जिसको थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में भेजा गया है, इसकी गति बताइए। अब अगर उसने थीटा कहा है तो ये मत दिमाग लगाना कि थीटा 90 भी हो सकता है, समझ रहे हो? थीटा एक जनरल कोण है ना, अगर जनरल कोण पर आप घुमाओगे तो क्या करेगा, कुंडलिनी के आकार का गति करेगा। वो स्पेशल केस है कि जब वो सीधे सीधे लंबवत घुसेगा, ठीक है, तब क्या होगा, अगर वो लंबवत एंट्री मारेगा तब आप ही कह सकते हैं कि वो किस आकार में जाएगा, ठीक है, वृत्त के आकार में जाएगा, वरना फिर कैसे जाएगा, कुंडलिनी के आकार में जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लिख लीजिए इसमें, ज़रा समझ तो गए होंगे, तो लिखिए। माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत, माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, एक कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एक कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, अतः आवेशित कण पर लॉरेंज बल QVB लगने लगता है, लॉरेंज बल QVB लगने लगता है। अगली लाइन से लिखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लॉरेंज बल की दिशा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लॉरेंज बल की दिशा आवेशित कण की दिशा के लंबवत होगी, अतः आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करने लगेगा, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। अतः अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल,
अतः अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल। समझ पाए? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फिक्स हमेशा ध्यान कर लीजिए, ब्रह्मास्त्र समझो उनको, कि वही चीज़ें आपको हमेशा सॉल्व कराएंगी क्वेश्चन को। अगर कभी भी आपको वृत्त से रिलेटेड समस्या आए कि इस पर बल और ये सब जो कुछ है या हल करना हो, तो आप जब भी आपको सर्कुलर पाथ यानी वृत्तीय गति से रिलेटेड हल करने की बात आए, तो बस इतना देख लो, चाहे जितनी कठिन प्रॉब्लम हो, चाहे सवाल जितना कठिन हो, वृत्त से रिलेटेड उसमें और कुछ लगता ही नहीं है। बस आपको सारे बल ढूंढ कर लाने हैं और उन बलों को, जितने भी बल उस पर लग रहे हों, सब बल ढूंढ कर लाओ। मान लो 4 बल लग रहे थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, सभी बलों को किसके बराबर कर दीजिए, mv² अपान r के बराबर कर दीजिए। यानी सिर्फ एक ही उसका इलाज है, कौन, अभिकेंद्र बल। जितने भी बल लग रहे हो सबको ढूंढ के लाओ और किसके बराबर कर दो, अभिकेंद्र बल के। यहाँ हमने देखा कि एक बल लग रहा है, कौन सा, लॉरेंज बल। तो इसका मतलब है जो लॉरेंज बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। लॉरेंज बल कितना निकाला हमने, QVB, वैसे होगा तो QVB साइन थीटा, लेकिन आपको पता है कि लंबवत गति कर रहा है तो थीटा बराबर 90, और जैसे ही थीटा बराबर 90 रखोगे तो साइन 90 का मान कितना, 1, तो इसका मतलब QVB केवल आ जाएगा। ठीक है, बराबर अभिकेंद्र बल कितना, mv² अपान r। ठीक है, mv² अपान r। तो यहाँ से v से एक v काट दिया तो आएगा QB बराबर mv अपान r। r का मान अलग कर लो, r बराबर mv अपान QB। मतलब वो एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा, जिसके साथ साथ ये हमें यहाँ से पता चल गया कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी, mv अपान QB के बराबर होगी। इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल हैं जो आपको थ्योरी जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो इस पर बेस्ड कई सारे सवाल आपको इस फार्मूले पर बेस्ड मिलेंगे कि अगर हम गति करा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या निकालिए, उसका वेग निकालिए, ये सारी चीज़ें यहाँ से हल कर लीजिए इसको। कर लिया हो तो अब इसके आगे कण का आवर्तकाल, उसी के आगे है। हेडिंग क्या ऐसे लिख लो, कण का आवर्तकाल। अब देखो आवर्तकाल कैसे निकालोगे, आवर्तकाल क्या होता है, समय होता है। इसमें भी साधारण सा फार्मूला लगा लो, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये होता है आपका फार्मूला। अब अगर आपने क्या कर दिया, दूरी बराबर, ठीक है, ये आपने देखा दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर क्या आएगा, दूरी बटे चाल। तो इसका मतलब है आवर्तकाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होना चाहिए। अब अगर वृत्त पर घूम रहा है तो दूरी कितनी, परिधि के बराबर। अगर वृत्त के सरफेस पर घूम रहा है तो दूरी कितनी, परिधि के बराबर। तो आप सीधे कहो दूरी की जगह पर क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगा बटे चाल। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r, तो परिधि कितनी होगी, 2πr होगी, तो बराबर 2πr बटे v। अब इनमें कोई रिलेशन तो नहीं दिख रहा है कि कट पिट जाएगा, तो हम क्या करें, r का मान उठा के रख दें यहाँ पे। जब r का मान उठा के रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, आवर्तकाल t बराबर 2πr का मान mv अपान QB, नीचे कितना v से v कट गया, ठीक है, तो t बराबर आ गया यहाँ से निकल कर, t बराबर 2πm अपान QB। ये क्या आ गया आपका, आवर्तकाल आ गया। इसको भी कर लीजिए, फिर बस अभी आवृत्ति और निकालनी है इसकी।
कर लिया। अब क्या करना है, इसकी आवृत्ति निकाल लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं आवृत्ति, यहाँ पर इसकी आवृत्ति निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आवृत्ति निकाल दें हम, तो आवृत्ति बराबर क्या होती है, 1/आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय, और आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो आवृत्ति n बराबर 1/t, t का मान रख दो, कितना आया है 1/t, कितना निकाला है 2πm/qb, तो 2πm/qb इसको ऊपर भेज दो, तो n बराबर qb/2πm, ये आपकी आवृत्ति निकल कर आ गई, ठीक है। ये इतना यहाँ से उतार सकते हैं। कर ले, इतना हो गया। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट आपको देखने हैं, वही जो बताया था, एक वही 90 डिग्री वाला, एक थीटा वाला। तो 90 वाला तो कर ही लिया है, एक और कर लें थीटा वाला, और एक 0 वाला कर लें। तो नंबर 1 लिखिए, पहला पॉइंट, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो, तो थीटा बराबर कितना होगा 0। भाई समांतर के लिए आप जानते हो थीटा बराबर 0। तो जब भी समांतर गति कर रहा होगा तो आप ये कह सकते हैं समांतर के लिए, ठीक है, अगर समांतर गति कर रहा है तो थीटा बराबर कितना 0, ठीक है। अगर थीटा बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब मान रख दो जरा, तो यहाँ से देखिए यहीं पर हल कर दे रहे हैं समांतर के लिए। तो जब आप समांतर के लिए हल करोगे थीटा बराबर 0, तो इसका मतलब है QVB sin 0 बराबर mv²/r। तो सीधे जब यही 0 हो जाएगा तो सारी चीज़ 0। तो आप ये कह सकते हो कि इसके लिए क्या हो जाएगा QVB, यानी आपका QVB sin थीटा या QVB F बराबर QVB sin 0 और F बराबर 0, मतलब उस पर क्या होगा, कोई भी किसी तरह का बल नहीं लगेगा। तो उसके आगे लिखिए, कहाँ तक लिखा था, थीटा बराबर 0, अतः F बराबर QVB sin 0, अतः F बराबर QVB sin 0 का मान 0, तो F बराबर 0, तो बल ही 0 आ गया। तो जब बल 0 आ गया तो हम आगे की तो बात करना बेकार है, फिर उस पर चाहे विकेंद्र लग रहा हो चाहे कोई लग रहा हो। जब हमारे पास ही बल नहीं है तो लग बहुत कुछ रहा हो, ठीक है। पैसे आपके पास नहीं है, आप चले गए शोरूम, सामान तो बड़ा अच्छा टंगा है, लेकिन जब हमारे पैसे ही नहीं है तो फिर क्या, खाली देख लो चले आओ। तो इसके पास भी वही है, ठीक है। तो यानी जब इसके पास बल ही नहीं है तो हम तुलना तो बेकार है हमारा करना। तो इसका मतलब है टोटल बल कितना आ गया, F आ गया। दूसरी कंडीशन नंबर 2 लिखिए, जब कण चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण थीटा पर गति करता है, तो कण का पथ कुंडलिनी के आकार का होता है। कुंडलिनी स्पाइरल, तो कण का आकार कुंडलिनी के आकार का होता है। इसके लिए फिर वही कंडीशन, लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्र बल, यही तो आएगा।
भाई इसके लिए यानी थीटा बराबर थीटा के लिए जब ऐसी कंडीशन लिखोगे तो वही अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल। ठीक है, मतलब गति आपको पता चल गई कि कैसे करेगा। अगर कभी पूछ लेता है प्रूफ तो आप बताइए, वरना नहीं। अभिकेंद्र बल कितना, mv²/r और लॉरेंज बल qvb sin थीटा। ठीक है, qvb sin थीटा। यहाँ से वही ये काट लो, वही चीज़ आ जाएगी r बराबर mv/qb बस साइन थीटा और जुड़ जाएगा। पहले क्या था, mv/qb था, अब क्या हो जाएगा mv/qb साइन थीटा वहाँ। ठीक है, वो फिर दूसरा समीकरण बन जाएगा, बनेगा है वही सब चीज़, खाली बस नीचे थीटा ही जोड़ना है। अगर इसी में कर लोगे तो समीकरण यही वाली बदल जाएगी, फिर वो वृत्ताकार की नहीं बचेगी। कर लिया, अगली हेडिंग डाल लीजिए, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम नाम तो सुना ही होगा, जैसे कहते हैं। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नाम तो जानते ही होंगे, तो सुन लीजिए ज़रा सा, करा इसको कर लेंगे। तो देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम ये कहता है कि मान लो कोई एक इस तरह का कोई टेढ़ा मेढ़ा, मान लो एक, मान लिया हमने चालक तार कोई टेढ़ा मेढ़ा है। अब इससे कुछ दूरी, ये आपका एक बिंदु क्या है, P है। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर बिंदु P है। किस कोण पर है, थीटा पर है। इसमें धारा कितनी बह रही, I बह रही है। ठीक है, तो अब ये कहा जाता है, और इसका ये क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा L मान लेते हैं, लंबाई इसकी डेल्टा L मान लेते हैं। तो ये माना जाता है कि किसी कण पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र आपका जनरेट होता है वो इन सभी चीज़ों के, जितनी चीज़ें इसमें दिख रही हों, उन सब के प्रोपोर्शनल होता है एक्सेप्ट R के। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र B है, कितनी लंबाई पर लिया है, डेल्टा L पर लिया है, तो चुंबकीय क्षेत्र B प्रोपोर्शनल डेल्टा L, यानी लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। और कौन दिख रहा है, धारा। ठीक है, हाँ, तो लगने वाली धारा डेल्टा प्रोपोर्शनल I, यानी लगने वाली धारा के भी क्या होता है, समानुपाती होता है, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसी तरह से तीसरी चीज़ कौन है, थीटा। तो जब थीटा की बात करते हैं तो थीटा केवल नहीं लिखते हम, किसके फॉर्म में लिखते हैं, साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ये कहा जाता है कि अगर कहीं किसी एंगल थीटा पर ये बल लग रहा है, या थीटा पर आपका एक बिंदु P है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उस कोण की ज्या के समानुपाती होता है। मतलब साइन थीटा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका। अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है कि साइन थीटा के है, उसके बाद दूरी कितनी है, R। मतलब अगर वो बिंदु इस वाली लाइन से या चालक तार से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, तो ये कहा जाता है कि उस बिंदु पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब प्रोपोर्शनल 1/r²। अब बायो-सेवर्ट का नियम ये कहता है, फिर से सुनिए, बायो-सेवर्ट का नियम ये कहता है कि मान लीजिए कोई चालक तार है, उससे स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण पर कोई एक बिंदु है जहाँ पर हमको क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो इसके लिए कहा जाता है कि उस बिंदु पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र जितनी लंबाई आपने ले रखी है चालक तार के, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। पहला पॉइंट, उस चालक तार में बहने वाली धारा के भी समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, जिस कोण पर वो बिंदु है, चालक तार से जिस कोण पर वो बिंदु है, उस कोण की ज्या मतलब साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कह रहे हैं कि कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, अतः आप ये मानते हैं कि लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी B प्रोपोर्शनल 1/r² के बराबर होता है। ये चारों समीकरण आ गए। अब क्या करते हैं, इन चारों समीकरणों को मिला देते हैं, यानी हमें बल चाहिए तो बल डेल्टा B प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा अपान
आर स्क्वायर, ये आपका एक बल आता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई लगाओगे। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, क्या लगाते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई लगाते हैं। तो फिर डेल्टा बी या बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये आपका, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है किसी बिंदु पर। समझ गए? चलिए अब इसको करा कर देंगे। ठीक।